हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा, जो कि रोमांटिक एज के सबसे बड़े पोइट हैं, उनके द्वारा कंपोज की गई पोइम माई हार्ट स्लीप्स अप, जिसका दूसरा टाइटल द रेनबो भी है। इस पोइम के पहले मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन पढ़ेंगे। ये पोइम जो है 1802 में 26 मार्च 1802 में कंपोज की गई। तो पहले तो 1802 में कंपोज की गई, ये कंपोजिंग डेट याद रखेंगे। और पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स, इनका एक पोइटिक वॉल्यूम है विलियम वर्ड्सवर्थ का, इसमें ये पोइम 1807 में पब्लिश हुई। तो कब कंपोज की गई, कब पब्लिश हुई और किस वॉल्यूम में पब्लिश हुई, ये 3 बातें हम याद रखेंगे। 1802 में कंपोज की गई, 1807 में पब्लिश हुई और किस वॉल्यूम में पब्लिश हुई, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, इस पोएटिक वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई। अगली बात है, जो पोएम है वो एपिग्राफ है, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, रिकलेक्शंस फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, ये पोएम का पूरा नाम है। इस पोएम में, जो बड़ी पोएम है 206 लाइनों की ये पोएम, इस पोएम में माई हार्ट स्लीप अप की अंतिम 3 लाइनें, कौन सी, माई चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन, तो ये वाली जो अंतिम 3 लाइनें हैं वो एज ए एपिग्राफ, यानी कि एज ए सूक्ति के रूप में प्रयोग की गई हैं। माई हार्ट स्लीप्स अप डिस्क्राइब द प्योर डिलाइट द स्पीकर फील्स अपॉन सीइंग अ रेनबो, यानी कि जो पोइम है वो स्पीकर के शुद्ध आनंद को दर्शाती है, यानी कि रेनबो देखने के बाद उसके मन में जो आनंद उत्पन्न होता है वो उसको दर्शाती है। अब हम इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट बहुत छोटा है, तो हम बता रहे थे कि इसकी जो अंतिम 3 लाइनें हैं, ये अंतिम 3 लाइनें ये उसमें एज ए एपिग्राफ यूज की गई है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इस पोएम का टेक्स्ट। केवल 9 लाइन्स हैं, तो इसको पढ़ेंगे। माई हार्ट स्लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, जब मैं आकाश में एक रेनबो देखता हूँ, इंद्रधनुष देखता हूँ, तो मेरा हृदय जो है खुशी से उछल पड़ता है। तो हृदय खुशी से उछल पड़ता है, इसमें हम कह सकते हैं एक पर्सोनिफिकेशन है, कि हृदय को जो है उछलता हुआ बालक माना है। ठीक, तो ये पहली पंक्ति जो दर्शाती है, पोइट हैज अ डीप एफिनिटी फॉर द नेचुरल वर्ल्ड, इस प्राकृतिक संसार में जो कवि का काफ़ी गहरी आत्मीयता है, यानी कि प्रकृति में काफ़ी गहरा लगाव है, इस बात को ये लाइन दर्शाती है। रेनबो हमेशा के लिए, यानी कि यूनिवर्सली जो रेनबो है सबके लिए खुशी का प्रतीक रहा है, सिंबल है। सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगन, जब ये खुशी मुझे तब भी मिलती थी जब मेरे जीवन की शुरुआत हुई थी, जब मैं छोटा था। सो इज इट नाउ, ये अब भी वैसा ही है। आई एम अ मैन, अब मैं एक व्यक्ति हूँ। जब मैं एक व्यक्ति हो गया हूँ, जवान व्यक्ति हो गया हूँ, तब भी ये प्रकृति जो रेनबो के प्रति मेरा लगाव है वो वैसा ही है। सो बी इट, ये तब भी वैसा ही रहेगा। व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तो कह रहा है प्रकृति के यहाँ पर जो रेनबो है वो एक प्रकार का सिंबल बन गया है होल नेचर का। तो यहाँ पर रेनबो को आप होल नेचर मान लीजिए एज ए सिंबल के रूप में। तो कह रहा है प्रकृति के प्रति जो मेरा लगाव है, जो बचपन में था और जो मेरे इस समय जवानी में है और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब, ये हमेशा बरकरार रहेगा। नहीं, प्रकृति के प्रति जो उसकी आस्था है, पूरी प्रकृति के प्रति जो उसकी आस्था है, वो हमेशा हमेशा उसके मन में रहेगी। और लेट मी डाई या बरना, यानी कि इस आस्था में अगर कमी आ जाती है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर प्रकृति के प्रति जो उत्साह है यदि वह खो जाता है, यदि वह समाप्त हो जाता है समय के साथ साथ, यानी कि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है प्रकृति के प्रति उसका जो लगाव है वो समाप्त हो जाता है, तो कह रहा लेट मी डाई, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। कह रहा प्रकृति के प्रति उत्साह जीवन को जीने लायक बनाता है, और अगर ये प्रकृति के प्रति जो उत्साह ही समाप्त हो जाएगा तो जो जीने लायक जो चीज़ बनाती है वही जब समाप्त हो जाएगी
तो जीने का क्या फायदा। तो कह रहा है जब ये उत्साह गायब हो जाएगा तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, यानी मैं मरना भला है उसके। अगले पढ़ते हैं, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। देखिए ये एक एपिग्राम है। एपिग्राम का मतलब होता है एक पॉइंटेड सेइंग, जिससे जो काफी सारगर्भित हो और इसमें कंट्रडिक्शन एंड शॉक्ड आइडियाज हों। भाई यहां से चौंक जाओगे कि फादर जो चाइल्ड है एक व्यक्ति का पिता कैसे हो सकता है, लेकिन तो ये कंट्रडिक्शन है और काफी शॉक्ड है लेकिन सारगर्भित है, तो इसको बोलते हैं हम एपिग्राम। ये फिगर ऑफ स्पीच एपिग्राम है। इसमें हम चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन, इसमें सीधे चाइल्ड को मैन का फादर मान लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर मेटाफर भी है। तो एपिग्राम भी है और मेटाफर भी है, सीधे मेटाफर है। अब अगली बात करते हैं, ये कैसे चाइल्ड को इन्होंने मैन का पिता कहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सभी लोग कभी बच्चे थे, ये तो बात माननी पड़ेगी, और इस पंक्ति में हमको समझ में आता है कि हम जो व्यक्ति बड़े हो गए हैं वो सब बच्चों से ही तो आते हैं। जिस प्रकार बच्चे माता पिता से आते हैं तो बड़े व्यक्ति भी तो बड़े व्यक्ति भी तो बच्चों से बनते हैं। तो इस प्रकार बच्चा जो है एक मैन आदमी का पिता हो गया। जिस प्रकार एक बच्चा अपने पेरेंट्स का पुत्र है, उसी प्रकार एक आदमी, बड़ा आदमी बच्चे का पुत्र नहीं हो गया, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरा अर्थ यह है कि बच्चे जो है अपने माता पिता को सिंबल मान, बहुत ध्यान से सुनने की बात है, बहुत सारगर्भित बात बता रहा हूं, कि बच्चे अपने माता पिता को अपना आदर्श मानते हैं और उनके आदर्शों का अपने जीवन भर पालन करते हैं। और इसमें क्या है, जो बच्चे हैं, जो व्यक्ति है, वो इस चाइल्ड का फॉलो करना चाहिए उसके आदर्शों का। तो कैसे, देखिए बच्चे का जीवन जो होता है वो प्रकृति के प्रति काफ़ी लगाव होता है, उसके मन में भोलापन होता है और वह प्रकृति का एक प्रकार का पुजारी होता है। तो कह रहा है उसी भोलेपन से, बच्चे की भोलेपन से और बच्चे का जो प्रकृति के प्रति लगाव है उससे एक व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए, उस बात का एक व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए। तो इसलिए इस प्रकार से एक चाइल्ड जो है एक व्यक्ति का पिता हुआ। समझ गए होंगे, ठीक। एंड आई कुड विश, यहां पर कवि कह रहा है, एंड आई कुड विश माई डेज बी बाउंड ईच टू ईच। इस प्रकार मेरे दिन जो है इससे जुड़े रहें बाय नेचुरल पैटी। तो नेचुरल पैटी का मतलब होता है एक प्राकृतिक धर्मनिष्ठा, प्रकृति के प्रति जो धर्मनिष्ठा है बच्चे की, और बचपन में जो थी और जो अब जवानी में है, उस धर्मनिष्ठा से पूरे जीवन भर वो जुड़े रहने की इच्छा करता है। वो कहता है कि जो प्रकृति के प्रति निष्ठा है जो बचपन में थी वो अब थी, जो बाउंड है प्रकृति के प्रति, जो कनेक्शन है उसका, वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। उम्मीद कर रहे हैं ये लाइन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।